बैंकिंग प्रणाली में हम लोग जब कैटेगरी करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण में हम लोग सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पाते हैं। तो वर्गीकरण में एक संक्षिप्त रूप में हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके नीचे कॉमर्शियल बैंक, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद एनबीएफआई। इस तरीके से हमने बताया था। इतनी बात हम जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन जो था उसके बारे में हमने चर्चा किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करंट या समसामयिक चीज़ों को हमने अभी छोड़ दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये देश की शीर्ष बैंक है, केंद्रीय बैंक। लेकिन इसके नीचे जो भारत में सबसे लोकप्रिय बैंक होती है उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक को हिंदी में वाणिज्यिक बैंक भी कहा जाता है। व्यापारिक बैंक, इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। इसे इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक, भारत में बैंकिंग ढांचा में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे लोकप्रिय व्यापारिक बैंक है। इसे कभी कभी वाणिज्यिक बैंक भी कहा जाता है। देखिए, व्यापारिक बैंक हम लोग ये देखते हैं कि एक फर्म या एक कंपनी की तरह कार्य करती है। भारत में हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों की स्थापना जो होती है वह संयुक्त स्कंद कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होती है। यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जिस तरीके से सभी कंपनी की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत होती है, उसी तरीके से व्यापारिक बैंक की भी स्थापना हम लोग ये देखते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत होती है। जिस तरीके से सभी फर्म या उद्योग की स्थापना का उद्देश्य अपनी लाभ को अधिकतम करना होता है, उसी तरीके से व्यापारिक बैंक का भी उद्देश्य अपनी लाभ को अधिकतम करना होता है। जैसे कोई फर्म या कोई इंडस्ट्री जनरली ये देखा जाता है कि वस्तुओं का उत्पादन करती है, लेकिन बैंक हम लोग ये देखते हैं कि वस्तु के जगह पर सेवा का उत्पादन करती है। इसलिए बैंक को सेवा प्रदाता इकाई कहा जाता है और इसका भी उद्देश्य अपनी लाभ को या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे उद्योगों का कार्य परिचालन जो होता है, यानी वर्किंग ऑपरेशन जो होता है, वह हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी अधिनियम 1952 के अंतर्गत, जो संशोधित रूप में 2013 के अंतर्गत होता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में व्यापारिक बैंकों का वर्किंग ऑपरेशन या कार्य परिचालन जो होता है वह बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के अंतर्गत होता है। तो स्थापना संयुक्त स्कंद कंपनी अधिनियम के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों का होता है। इसी तरीके से इसका कार्य परिचालन जो होता है वह बैंकिंग विनियम अधिनियम यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत होता है। बैंक एक सेवा प्रदाता इकाई होती है और इसका भी उद्देश्य अपनी लाभ को अधिकतम करना होता है। तो बैंक के बारे में स्पष्ट समझ लीजिए कि ये सेवा उत्पादन करती है और इसका भी उद्देश्य सभी कंपनी की तरह अपनी लाभ को अधिकतम करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि व्यापारिक बैंक कहते किसे हैं। भारत में यह बैंक बहुत लोकप्रिय है। हमारे देश में जितना भी बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इसी तरीके से यूको बैंक, इसी तरीके से कारपोरेशन बैंक, ये सब बैंक जितने भी आप देख रहे हैं ये सब व्यापारिक बैंक के उदाहरण हैं। अब प्रश्न ये उठना स्वाभाविक है कि व्यापारिक बैंक कहते किसे हैं। तो व्यापारिक बैंक की परिभाषा के संबंध में अर्थशास्त्रियों के मध्य विवाद है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर शेयर्स, जो व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक की सबसे बेहतर परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। वही परिभाषा हम बताएंगे। तो देखिए, व्यापारिक बैंक की विशेषता क्या होती है। तो देखिए, ये मान लेते हैं संस्था है, वित्तीय संस्था है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि पब्लिक क्या कर सकती है, अपनी पैसा को डिपॉजिट कर सकती है, यानी जमा कर सकती है। और दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि चेकों के माध्यम से, यानी बैंक में एक और जनता जो है वो अपनी पैसा जमा कर सकती है। दूसरा, बैंक से जनता जो है वो कर्जा भी ले सकती है। लेकिन कर्जा जब भी व्यापारिक बैंक देती है वह सीधे नगद हाथ में नहीं देती, बल्कि कर्जा देने वाले के नाम से एक अकाउंट खोला जाता है और उसके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाता है और उसे पासबुक और चेकबुक दे दिया जाता है। कह दिया जाता है कि ये चेक काटकर आप जब चाहें तब अपना पैसा, ऋण की धनराशि आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि बैंक कभी भी ऋण नगद हाथ में न देके बल्कि चेक के रूप में ही देती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि बैंक लोन देती है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन कैसे देती है, तो चेक के माध्यम से देती है।
तो इसी आधार पर इसे डिफाइन प्रोफेसर शेयर्स करते हैं। वो कहते हैं कि वह वित्तीय संस्था जो जनता से प्रत्यक्षतः जमाओं को, यानी कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से पैसा ले जाए, जमा कर दे, उसे स्वीकार कर ले। ये काम केवल व्यापारिक बैंक में ही देखा जाता है, या जो संस्था हम लोग ये देखते हैं कि ये काम करती है वो व्यापारिक बैंक मानी जाती है। तो ये कहा जाता है कि वह वित्तीय संस्था, ये एक संस्था है जो वित्त के कारोबार में हिस्सा लेती है या मुद्रा के कारोबार में हिस्सा लेती है। तो वह वित्तीय संस्था जो जनता से, वह वित्तीय संस्था जो जनता से प्रत्यक्षतः जमाओं को स्वीकार करती है और चेकों के माध्यम से ऋणों का भुगतान करती है, उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। यानी व्यापारिक बैंक, इन्हीं दोनों बातों को मिलाकर इसे डिफाइन किया गया है। तो वह वित्तीय संस्था जो जनता से प्रत्यक्षतः जमाओं को स्वीकार करती है और चेकों के माध्यम से ऋणों का भुगतान करती है, उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। अब इस व्यापारिक बैंक के परिभाषा से इसके कुछ कार्य परिलक्षित होते हैं। फंक्शन में क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक के कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। कार्य में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला काम इसका हम लोग ये देखते हैं कि जमाओं को स्वीकार करना, जमाओं को स्वीकार करना। जनरली ये देखा जाता है कि व्यापारिक बैंक की सबसे परंपरागत या ट्रेडिशनल फंक्शन जमाओं को स्वीकार करना है। किसी भी व्यापारिक बैंक के पास जाएंगे, नगद पैसा लेकर जाएंगे और उससे कहेंगे कि ये पैसा जमा कर दीजिए, तो वो आपके हाथ से पैसा लेकर जमा कर देती है। अगर जमा नहीं करती है, भगा देती है बैंक, तो इसका मतलब है कि वह व्यापारिक बैंक नहीं है। जैसे अगर LIC के पास आप 1 लाख रुपए लेकर जाए और कहें कि इसे जमा कर दीजिए, तो LIC वाले आपको डांट के भगा देंगे। वो कहेंगे कि हम अपनी पॉलिसी बेचते हैं, अगर खरीदेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम ये पैसा डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते। लेकिन अगर SBI के पास जाएंगे तो वो फौरन आपका 1 लाख रुपए लेगा और किसी आपके नाम से एक अकाउंट खोल देगा और पासबुक और चेकबुक आपको हाथ में दे देगा कि जब मन करे तब आप आकर पैसा यहाँ से निकासी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक का परंपरागत कार्य जमाओं को स्वीकार करना। हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक 3 तरह की जमा स्वीकार करती है। जनरली यही जमा है। अब रेकरिंग मतलब आगे हम बताते हैं। पहली जमा हम लोग ये देखते हैं कि मांग जमा कही जाती है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मांग जमा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं भाई, क्योंकि बताना भी पड़ता है, लिखना भी थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो हम केवल बस ऐसे ही लिख देते हैं। मांग जमा, इंग्लिश में इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसका संबंध हम लोग ये देखते हैं कि चालू खाता या करेंट अकाउंट से होता है। सी का मतलब करेंट, AC का मतलब अकाउंट, यानी करेंट अकाउंट चालू खाता से होता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि दूसरी जमा जो होती है बचत जमा होती है, सेविंग डिपॉजिट। इसे हिंदी में बचत जमा कहते हैं। अब थोड़ा छोटा है क्योंकि जगह भी यहाँ है, तो आप लोग जूम जरा कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो बचत जमा को सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। इसका संबंध हम लोग ये देखते हैं कि सेविंग अकाउंट या बचत खाता से होता है। इसी तरीके से तीसरा जमा जो होता है उसे समय जमा या आवधिक जमा कहते हैं। समय जमा या इसे टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। इसका संबंध टाइम डिपॉजिट सर्टिफिकेट, इसे फिक्स्ड डिपॉजिट या स्थिर जमा भी कहते हैं। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि बैंक सामान्यतः 3 प्रकार की जमाएं स्वीकार करती है। एक आप देखते हैं RD होता है, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट कोई अलग से जमा नहीं है, बल्कि वह भी समय जमा का हिस्सा होता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि वह भी एक निश्चित टर्म्स के लिए होता है और टर्म डिपॉजिट का हिस्सा है। तो रेकरिंग डिपॉजिट हम लोग ये देखते हैं कि वो कोई अलग से जमा नहीं है, बल्कि वो समय जमा या टर्म्स जमा का ही एक हिस्सा, टर्म्स डिपॉजिट का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो सामान्य तौर पर व्यापारिक बैंक जमाओं को स्वीकार करती हैं। कितने प्रकार की जमा, मांग जमा, बचत जमा, समय जमा। रेकरिंग डिपॉजिट हमने बता दिया कि वो भी समय जमा का ही हिस्सा है, वो अलग से जमा नहीं। यानी किसी भी व्यापारिक बैंक के पास आप जाएंगे तो वो कहेगा कि हम 3 प्रकार की जमा, जैसे 1 लाख रुपए आप ले जाते हैं, वो आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे हम जमा करना चाहते हैं, तो वो कहेगा किस प्रकार की जमा, तो आप पूछेंगे कितने प्रकार की जमा, तो आपको बताएगा जमा हमारे पास इतनी है। अब
आप ये पूछ सकते हैं कि मांग जमा क्या होता है, तो मांग जमा में वो बताएंगे, तो जो हम बता रहे हैं वो आपको बताएंगे कि मांग जमा का संबंध, उसके लिए आपका हम करेंट अकाउंट यानी चालू खाता खोलेंगे, और इस खाता खोलने के बाद आपको हम चेकबुक दे देंगे, और आप इसमें एक दिन में जितना बार चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं, यानी धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके अलावा हम इस पर कोई आपको ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे, यानी करेंट अकाउंट में जो पैसा यानी मांग जमा पर बैंक कोई ब्याज का भुगतान नहीं करती है। इसी तरीके से पेमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सामान्य तौर पर फर्म या व्यापारी जो होते हैं वह करेंट अकाउंट खोलते हैं क्योंकि उनके यहाँ ट्रांजैक्शन जो होता है वह ज़्यादा होता है और कई बार में आवर्तता के रूप में होता है, इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि वह मांग जमा को करेंट अकाउंट खोलते हैं और उसमें मांग जमा रखते हैं। इस जमा की विशेषता ये होती है कि आप इसे एक दिन में जितना बार चाहे उतना यहाँ से चेक काट लगाकर पैसा निकाल सकते हैं। इस पर बैंक कोई ब्याज चार्ज नहीं करती है, उल्टा इस पर कुछ पहले सेवा चार्ज अलग से लिया जाता था, लेकिन अब एक मिनिमम चार्ज सरकार व्यापारिक बैंक इसके लिए लेती है। दूसरी जमा जो होती है वह बचत जमा है। बचत जमा का संबंध हम लोग ये देखते हैं कि बचत खाता से है। बचत खाता हम लोग ये देखते हैं कि इस जमा में जब आप पैसा जमा करते हैं तो आपके नाम से एक सेविंग अकाउंट खोल दिया जाता है। इस जमा की विशेषता ये होती है कि इस पर बैंक न्यूनतम सालाना ब्याज का भुगतान करती है। वर्तमान समय में हम लोग ये देखते हैं कि 4% बैंक जो होती है वह सालाना ब्याज का भुगतान करती है जमा पर। लेकिन इसी तरीके से पेमेंट पर हम लोग ये देखते हैं कि नियंत्रण होता है। पेमेंट पर क्या होता है? नियंत्रण। एक दिन में हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी बचत खाता धारक जो होता है वह दिन भर में 5 बार से ज़्यादा धन की निकासी नहीं कर सकता है। अगर छठे बार करता है तो बैंक उसके साथ पेनाल्टी जो होती है वो काट लेती है। तो इस तरीके से बचत जमा से धन की निकासी पर नियंत्रण होता है। एक दिन में 5 ही बार यहाँ से चेक लगाकर धन की निकासी कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा बार करते हैं तो बैंक पेनाल्टी जो होती है वो आपको ऊपर ठोक कर आपकी रकम का कुछ हिस्सा जो होती है वो काट देती है। लेकिन इस जमा पर बैंक आपको सालाना 4% ब्याज मिलता है। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन तो है पेमेंट पर, लेकिन हम लोग ये धन के आहरण पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आपको यहाँ पर ब्याज भी मिलता है। इसी तरीके से तीसरी जमा जो होती है वह समय जमा। समय जमा जो होती है वह एक निश्चित अवधि के लिए होती है। ये 7 दिन से लेकर 7 वर्षों तक की हो सकती है। अवधि बढ़ने पर आरंभ में ब्याज की दर बढ़ती है, लेकिन अवधि और लंबी होने पर ब्याज की दर आजकल व्यापारिक बैंकों की रणनीति ये रही कि वो कम कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि समय जमा या टाइम डिपॉजिट या इसे टर्म्स डिपॉजिट भी कहते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि एक निश्चित अवधि के लिए होती है। यहाँ पर एक बार पैसा आप जमा कर देते हैं तो इस जमा की गई धनराशि का आहरण नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ से ड्रा की अनुमति जो होती है, यानी पेमेंट या ड्रा की अनुमति जो होती है वह बिल्कुल नहीं होती। यानी यहाँ पर एक तरह से हम लोग ये देखते हैं कि कठोर नियंत्रण होता है पेमेंट पर। बैंक यहाँ से इस जमा से धन की निकासी की अनुमति बिल्कुल नहीं देती। दूसरा, इस पर ब्याज अन्य जमा की अपेक्षा ऊंचा होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये समय जमा होता है। इसे टर्म्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्याज अपेक्षाकृत अधिक दिया जाता है। अब अगर आपको पैसे के बीच में ज़रूरत पड़ गई, जैसे आपने 3 साल के लिए जमा कर दिया स्थिर जमा, अगर आपको पैसे के बीच में ज़रूरत पड़ गई तो ऐसी कंडीशन में एफडी या फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट को आप तोड़ सकते हैं। लेकिन बैंक इसके लिए क्या करती है? पेनाल्टी चार्ज करती है, और वो पेनाल्टी चार्ज करने के बाद, पेनाल्टी चार्ज ब्याज पर ही होता है, मूलधन पर नहीं होता, यानी कुछ ब्याज का रकम काट कर आपको मूलधन और ब्याज सहित ये पैसा वापस कर देती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक 3 प्रकार की जमा स्वीकार करती है: मांग जमा, बचत जमा और समय जमा। यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मनी सप्लाई और मुद्रा की पूर्ति का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि ये सब जमा जो है वह मुद्रा पूर्ति का हिस्सा है। तो इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रखी गई मुद्रा एक तरह से प्योर मुद्रा है, चाहे आप अपने पॉकेट में रखें चाहे करेंट अकाउंट में रखें, तो ये मुद्रा पूर्ति ही है। इस पैसे को भी आप कभी भी निकाल कर खर्च कर सकते हैं, इस पैसों को भी पेनाल्टी के साथ निकाल कर आप खर्च कर सकते हैं। अतः ये सब मुद्रा पूर्ति का हिस्सा है, तो इसका एक महत्व है। इसीलिए यहाँ पर ये तीनों जमा को हमने आप लोगों को बताया। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक का दूसरा परंपरागत कार्य है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना
लोन प्रोवाइडिंग, ये व्यापारिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। व्यापारिक बैंक हम लोग ये देखते हैं कि सामान्य जनता से जमाओं को ही स्वीकार कर नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर हम लोग ये देखते हैं कि वह लोगों को ऋण भी प्रदान करती है। ऋण प्रदान करना व्यापारिक बैंक का एक परंपरागत कार्य है और यह महत्वपूर्ण कार्य है। ऋण कई तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि प्रदान किया जाता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक होता है मनी एट कॉल। मनी एट कॉल के अंतर्गत ये देखा जाता है कि व्यापारिक बैंकों के बीच में आपस में ऋणों का लेन देन जो होता है वो मनी एट कॉल के अंतर्गत होता है। यह 14 दिन से अधिक अवधि का नहीं होता है, यानी अधिकतम इसकी अवधि जो होती है वह यानी 15 दिन से कम अवधि की यह ऋण होती है। जैसे SBI के पास अतिरिक्त फंड है और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास करेंसी या नकदी की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वह SBI से अतिरिक्त ऋण की मांग कर सकता है और यह ऋण की मांग मनी एट कॉल के अंतर्गत की जाती है। इसमें ऋणों का लेन देन जो होता है दोनों मैनेजर के टेलीफोन पर ही हो जाता है और ऋणों की शर्त जो होती है वह तय हो जाती है। तो अधिकतम हम लोग ये देखते हैं कि यह 15 दिन से कम अवधि के लिए ऋण होता है, लेकिन मनी एट कॉल के अंतर्गत ऋणों का आदान प्रदान व्यापारिक बैंकों के बीच में ही होता था। लेकिन अब हमारे देश में 2009 में इसमें कुछ बदलाव किया गया है। इस बदलाव के बारे में आप लोगों को हम बाद में बताएंगे। तो एक चीज़ तो ये है कि मनी एट कॉल के अंतर्गत व्यापारिक बैंक आपस में ऋणों का आदान प्रदान करती है और यहाँ पर यह ऋण की अवधि अधिकतम यानी 15 दिन से कम की होती है, इससे अधिक की नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मौखिक बातों के आधार पर ही हम लोग ये देखते हैं कि एक बैंक दूसरे बैंक को ऋण प्रदान कर देती है ताकि किसी बैंक की तरलता या नकदी की मात्रा बढ़ जाए और वह अपने लेन देन कार्यों को पूरा कर सके। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि दूसरा है कैश लोन। कैश लोन को नगद ऋण या इसे डायरेक्ट लोन भी कहा जाता है, इसे प्रत्यक्ष ऋण भी कहा जाता है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को व्यापारिक बैंक उसकी प्रतिभूति की आड़ में ऋण प्रदान जो करती है उसे हम कैश लोन कहते हैं। ऐसे समझिए, जैसे किसान को 1 लाख रुपए ऋण की जरूरत है, ऐसी कंडीशन में किसान बैंक के पास जाता है, वहां बात करता है तो बैंक कहता है कि ठीक है आप अपनी प्रतिभूति ले आइए और कोई सिक्योरिटी दीजिए और इस सिक्योरिटी के आधार पर हम आपको ऋण दे देंगे। मान लेते हैं किसान अपने जमीन जायदाद का कोई कागज ले जाकर बैंक के पास क्या करता है, प्रतिभूति के रूप में जमा कर देता है। अगर सब कुछ ठीक होता है और ऋण स्वीकृत हो जाती है बैंक के तरफ से, तो ऐसी कंडीशन में उस किसान के नाम से एक सेविंग अकाउंट खोल दिया जाता है और इस अकाउंट में उसके नाम से पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है और पासबुक और चेकबुक किसान के हाथ में थमा दिया जाता है कि आप जब चाहे तब आकर यह धन की निकासी कर सकते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि ये किसान 1 लाख रुपए ऋण स्वीकृत कर ली जाती है। इसमें से किसान जो होता है वो 70,000 रुपए निकाल लेता है, 30,000 रुपए इसी अकाउंट में छोड़ देता है। तो अब उसे ब्याज कितने पर देना होगा, तो याद रखिएगा आहरित ऋण राशि पर ही किसान को ब्याज का भुगतान करना होगा। यानी 70,000 रुपए जो निकाला है उसी पर ब्याज का भुगतान करना होगा। 30,000 रुपए जो सेविंग अकाउंट में उसके जमा है, उस जमा पर बैंक न तो इस जमा पर कोई ब्याज का भुगतान करती है और न तो किसान से इस 30,000 रुपए के लिए कोई ब्याज चार्ज किया जाता है। यानी आहरित ऋण राशि पर ही ब्याज भुगतान ऋणदाता को करना पड़ता है। इसे कैश लोन या प्रत्यक्ष ऋण कहते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति के आधार पर व्यापारिक बैंक जो नगद ऋण प्रदान करती है उसे प्रत्यक्ष ऋण या नगद ऋण कहा जाता है, लेकिन यह नगद हाथ में नहीं बल्कि उसके अकाउंट और के माध्यम से ही इसे भुगतान किया जाता है। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक होता है ओवरड्राफ्टिंग। ओवरड्राफ्टिंग को हिंदी में अधिविकर्ष कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अधिविकर्ष। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक अपने प्रिय ग्राहकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर याद रखिएगा एक व्यापारिक बैंक अल्पकालिक ऋण ही प्रदान करती है। कुछ विशेष मामलों में ही वह दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। अल्पकालिक ऋण का मतलब 1 वर्ष से कम अवधि का ऋण प्रदान करना।
और 1 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण प्रदान करने को क्या कहते हैं? दीर्घकालिक ऋण कहते हैं। तो अल्पकालिक ऋण ही सामान्यतः व्यापारिक बैंक प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ विशेष मामलों में वह दीर्घकालिक ऋण भी प्रदान अब करती है। ओवरड्राफ्टिंग के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी प्रिय ग्राहक को व्यापारिक बैंक यह ऋण प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी चालू खाता धारक जिसका संबंध बैंकों से बड़ा अच्छा रहा हो, ऐसी कंडीशन में उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और उसे तत्काल 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो इस कंडीशन में वह बैंक से ओवरड्राफ्टिंग की अनुमति मांग सकता है। 1 लाख रुपए अपना और 4 लाख रुपए जो अतिरिक्त धनराशि की निकासी करता है उस पर उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब किसी ग्राहक को व्यापारिक बैंक उसके द्वारा रखी गई धन की अपेक्षा अधिक धनराशि निकासी की अनुमति प्रदान करती है, तो यह भी ऋण देने का एक तरीका है। इसी को ओवरड्राफ्टिंग या अधिविकर्ष कहते हैं। और जो अधिविकर्ष होता है उस पर ऋण लेने वाले को या ऋणी को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक जो होती है वह विभिन्न प्रकार के बिलों में कटौती के आधार पर भी व्यापारियों को ऋण प्रदान करती है। आप जानते हैं कि जैसे ट्रेड बिल होता है, इसी तरीके से हुंडी होता है। ये सब आगे आप लोगों को जब शेयर मार्केट बताया जाएगा या वित्तीय बाजार बताया जाएगा तो वहाँ पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बिल होते हैं। इस बिल में कटौती के आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि वह लोन का भुगतान कर देती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि व्यापारिक बैंक का दूसरा परंपरागत कार्य जो है लोन प्रदान करना है। इसी तरीके से व्यापारिक बैंक का एक तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है क्रेडिट क्रिएशन करना, यानी साख का सृजन करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर कोई पूछे कि व्यापारिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो साख सृजन करना। इस पर हम आपको एक वीडियो पूरा बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा है और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये व्यापारिक बैंक की सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन या कार्य जो है वह क्रेडिट क्रिएशन करना। तो चूँकि इसमें आप जानते हैं कि एक में जितना हो पाता है, तो क्रेडिट क्रिएशन इसमें नहीं आ पाएगा। तो हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो क्रेडिट क्रिएशन का बड़े ही सरल शब्दों में हम लोग यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला जो अवेटेड जो आपका वो प्रतीक्षित जो रहेगा वो क्रेडिट क्रिएशन रहेगा। इसको हम एक बार ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। ये ज़्यादातर सैद्धांतिक चीज़ है और इंडियन इकोनॉमी यानी जो करेंट इकोनॉमी है उसको इसमें जोड़ना भर रहता है, तो चूँकि वो अलग से आप लोगों को बताया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमारी इतनी बातें, और ये एग्जामिनेशन और जानने के दृष्टि से उपयोगी, चूँकि व्यवहारिक जीवन में आपको इस जगत में विचरण करना है और व्यवहार भी करना होता है, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए ताकि आप कहीं पर व्यवहार भी कर सकें। तो आज के लेक्चर में हमारी केवल इतनी बातें। अगले लेक्चर में हमारी जब मुलाकात होगी तो निश्चित है कि हम साख सृजन पर ही चर्चा आप लोगों को करेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और ये है क्या, ये एक बड़ी चीज़ समझने की बात है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये शेयर करें ताकि हम लोगों का भी मनोबल ऊँचा रहे। और इसके साथ ही आज के लेक्चर में इतना ही बात। फिर मुलाकात अगले वीडियो में हमारी आपकी होती है।